हाय दोस्तों, मैं सिकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। आपको मेरे चैनल में स्वागत है सिकेश पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला अंतर विभाजन, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था फार्मूला पूरे वीडियो में डाल दिए हैं। 8 टाइप इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइप नंबर 1 देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, है ना, जो दिए गए बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करती है। मैंने इसमें बताया था दोस्तों कि आंतरिक क्या होता है और बाह्य क्या होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जो पिछले वीडियो में आपको डाल दिए हैं। आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। मान लीजिए कि ए एक पॉइंट हो गया, एक बी हो गया। तो ए बी मेरा रेखाखंड हो गया। ए का निर्देशांक 1,2 दिया गया और बी का दिया गया 3,4 है। मान लीजिए यहाँ पे सी एक ऐसा पॉइंट है जो आंतरिक है, जो आपको बांट रहा है 2:3 में। तो मान लीजिए 2 और क्या है 3 है। तो यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ से जैसे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये x1 काम कर रहा है, ये y1 काम कर रहा है और ये आपका x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2, और ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2, और ये c का कोऑर्डिनेट कैपिटल x और कैपिटल y। यही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रश्न में आप लिखने का काम करेंगे। हल करते हैं। लिखिएगा कि माना कि AB रेखाखंड में C बिंदु आंतरिक विभाजन 2:3 में बांटती। अब यहाँ के बाद आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कैपिटल X इक्वल टू फार्मूला 21/12/12। मैंने फार्मूला बताया था 21/12/12। तो 21/12/12 कहने का मतलब क्या, M2 x1 हुआ था और M1 x2 हुआ था बाई M1 प्लस M2। देखिए यहाँ 21/12/12 याद करने का एक तरीका। तो यहाँ कैपिटल X का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका वैल्यू मालूम है। M2 का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, और x1 का वैल्यू यहाँ पे आपका 1 है तो 1 रखेंगे, प्लस M1 का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, और x2 का वैल्यू वहाँ पे देख लीजिए 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, बाई M1 प्लस M2 यानी 3 आपका 2 प्लस 3 होगा। अब कैपिटल X का यहाँ पे हो गया 3 और इसका करेंगे 6 और ये हो गया आपका 5, यानी कैपिटल X का वैल्यू 6 3 9/5 हो गया। सेम इसी प्रकार हम निकालेंगे कैपिटल Y का वैल्यू। तो इसका भी फार्मूला 21 से आपका 12 होगा बाई M1 प्लस M2। कैपिटल Y M2 का वैल्यू मालूम है आपका 3 है, Y1 का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है, प्लस 2 मल्टीपल यहाँ पे आपका वैल्यू 4 दिया गया है, 2 प्लस 3 कैपिटल Y 6 और इसका करेंगे 8 बाई 5 हो जाएगा, इसका करेंगे 14/15। अतः C का निर्देशांक जो हो गया वो हो गया आपका 9/5, 14/5। यही आपका हो गया आंसर। लिख लीजिए। चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन क्या है। टाइप 2 का क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक मेरा A हो गया और B एक रेखाखंड हो गया। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे दिया -3,10 दे दिया, और यहाँ पे B का 6,-8 दे दिया। एट अ पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं C ही मान लेते हैं, इसमें भी जो -1, और यहाँ पे 6 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसको किस अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि 1:k में से क्या करता है, बांटता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि AB रेखाखंड
ए बी रेखाखंड को सी बिंदु 1:k में विभाजित करती है या बांटती है। 1:k में बांटती है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया x1, ये y1 हो गया सुबह, और इसको मान लीजिए x2 और y2 हो गया, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y हो गया, ये M1 हो गया और ये क्या हो गया जी, M2 हो गया। समझ आ रहा है? आप यहाँ से चलेंगे, यानी विभाजन फार्मूला यानी अंत विभाजन का सूत्र लगाते हैं। तो कैपिटल X इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था, M2 x1 प्लस M1 x2 बट्टा M1 प्लस M2। जैसे ही चलेंगे कैपिटल X का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है कितना, -1 दिया गया, इक्वल टू M2 का वैल्यू आपका K है, और इंटू x1 का वैल्यू -3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस M1 1 हो गया, और जैसे x2 का वैल्यू देख लीजिए वहाँ पे 6 है, बाई 1 प्लस K होगा। यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 -K हो जाएगा, -3K हो जाएगा, +6 होगा। K वाले को K साथ कर दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो -1 -6 हो जाएगा, -3K +K हो जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो आपका ये -7 हो गया, और इसका करेंगे तो -2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी आपका हो जाएगा क्या, तो 7/2 बराबर क्या आ गया आपका, K आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, आप माने थे अनुपात 1:K माने थे, तो यहाँ से आप रख दीजिए 1:7/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कीजिएगा तो 2:7। अतः यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:7 में क्या करता है जी, बांटने का। यही आपका हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए टाइप 3 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -4, -2, और रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक भी दिया गया है दोस्तों, कितना, -6,4 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपका रेखाखंड यहाँ पे P और Q हो गया, और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए कौन हो गया आपका, R हो गया। P का निर्देशांक यहाँ पे आपको गिवन डेट है -4, -2 हो गया, और R का भी यहाँ पे आपको दे दिया है, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। अच्छा, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये दिया गया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप इसका लिखिए -4, -2 होगा, और एक सिरे का निर्देशांक दिया गया है जो -6, 4 दिया गया है। तो दूसरे सिरे का निर्देशांक पूछा है, तो मान लीजिए x2, y2 है। समझ आ गया? तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि माना कि रेखाखंड PQ रेखाखंड में P का निर्देशांक -6, 4 तथा मध्य बिंदु R का निर्देशांक आपका -4, -2 है, तथा दूसरे बिंदु Q का निर्देशांक x2, y2, और इसी का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो ये निश्चित है कि x1, और y1 होगा, और ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, जब ऐसा दिया गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला मैंने बताया था, जो पिछले वीडियो में सब डाला हुआ है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का तरीका मैंने बताया था। क्या हुआ था, तो बोलेंगे x1 + x2/2 था।
अब यहाँ पे देख लीजिए x1 का वैल्यू यानी कैपिटल X का वैल्यू था, यानी ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को फार्मूला को एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया और एक साथ बना देते हैं। कैपिटल X निकालते हैं पहले x1 का वैल्यू -6 दे दिया और x2 का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता और इसका वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये कैपिटल X का वैल्यू -4 है। आप यहाँ पे रख दीजिए क्या -4। चलिए तो ये आपका जैसे करेंगे -6 प्लस x2 होगा बटा में 2 होगा, जैसे आप गुना कीजिएगा -8 होगा और -6 प्लस x2 होगा। आप इसको इस साइड ले आइए, -8 प्लस 6 बराबर x2 होगा। जैसे आप यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू तो यानी आपका -2 बराबर क्या हो गया x2 का वैल्यू निकल चुका। अब यहाँ पे चलेंगे कैपिटल Y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटा 2 फार्मूला होगा। y1 का वैल्यू यहाँ पे पहले x2 कैपिटल का वैल्यू देख लीजिए -2 दिया गया है, तो -2 बराबर y1 का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है कितना जी 4 मालूम है। और जैसे करेंगे तो ये y2 आपको पता नहीं है तो यहाँ y2 लिख दीजिए और बट्टा में क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। जैसे इसका गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, गुना कीजिएगा 2 दूना -4 होगा, 4 प्लस y2 होगा। ये इसको इस साइड ले ये -4 और बराबर आपका हो गया y2, तो यानी हो गया -8 बराबर y2। अतः हम बोल सकते हैं q का निर्देशांक जो हो गया वो आप बोल सकते हैं क्या तो -2 आपका -8 होगा। यही हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए टाइप 4 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 3 बिंदुए P, Q और R संरेख हैं। P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है 3,4 है और 7,7 है एवं PR की लंबाई आपका दिया गया है 10। तो R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जब बिंदुए संरेख होगा तो ये मैंने आपका पहले ही डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ाया है, अब उसी में हम लोग चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे P हो गया, अगला यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे मैंने मान लिया R। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है P तथा Q के निर्देशांक दिया गया है, तो P का निर्देशांक यहाँ दे दिया आपका 3,4 और Q के निर्देशांक 7,7 है, तो 7,7 लिख दीजिए। ये R का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अच्छा, एक और बात बोला है कि PR की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 10। PR का निर्देशांक यहाँ पे आपको नहीं बल्कि PR की दूरी दे दिया है, लंबाई यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दे दिया है। ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले हम निकाल लेते हैं PQ का। तो यहाँ से आप चलिएगा तो लिखिएगा कि दिया गया है, क्वेश्चन में लिखिएगा दिया गया है क्या P के निर्देशांक P के निर्देशांक 3,4 तथा Q के निर्देशांक वो आपका दिया गया है 7,7, ठीक है। और R के निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जबकि PR की लंबाई कितना है जी 10 है, 10 यूनिट है, मात्रक जिसको बोला जाता है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, तो पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्या PQ, क्योंकि हम लोग जानते हैं संरेख का नियम ये जानते हैं कि जब PQ प्लस QR को जोड़ते हैं और ये अगर PR के बराबर हो जाता है तब बिंदु को जानते हैं कि ये क्या होता है जी संरेख होता है। ये हम लोग नियम जानते हैं। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे, तो ऐसा कर लेते हैं पहले निकाल लेते हैं क्योंकि PQ का मालूम है। तो यहाँ से चलिए PQ के बीच की दूरी निकाल लीजिए। जैसे PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला हम लोग जानते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लीजिए x1 और y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे √, किसका निकाल रहे हैं PQ का निकाल रहे हैं।
तो यहाँ से जैसे ही चलेंगे x2 का वैल्यू आपको पता है 7 है, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। तो PQ बराबर रूट अंडर इसका करेंगे 4 आएगा तो 4 चौका 16, इधर करेंगे आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया। PQ बराबर हम बोल सकते हैं रूट अंडर 25। PQ बराबर आपको मिल गया कितना 5। अच्छा, आपको मैंने यहाँ पे रिलेशन बताया कि जब ये मिल गया आपको 5 प्लस क्यूआर मिल गया तो ये दिया गया है 10, तो क्यूआर यहाँ से निकाल लीजिए भाई, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो क्यूआर बराबर क्या मिल गया 5, अर्थात ये भी 5 और ये भी क्या हो गया 5। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक अलग वैल्यू मान लेते हैं, इसको मान लीजिए z कॉमा s मान लिया। क्या मान लिया z कॉमा s मान लिया। तो अब इसके बाद हमको जब इस कोऑर्डिनेट है, तो पिछला वीडियो में ही अभी आपको क्वेश्चन में सिखाया कि यहाँ पे जब भी अगर ये दिया हुआ रहेगा तो मिड पॉइंट का फार्मूला से यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको ये निकालना है, तो इतना प्लस इतना बट्टा 2 बराबर ये लिखेंगे, तो क्योंकि ये मध्य बिंदु का हो गया तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या, तो हम बोल सकते हैं x2 बराबर लिख सकते हैं क्या x1 प्लस z बट्टा 2 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। मध्य बिंदु का फार्मूला मैंने बताया था जैसे कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता था, ये कैपिटल X का वैल्यू, लेकिन यहाँ कैपिटल X नहीं मान लिए, इसको x2 मान लिए हैं, तो x2 इक्वल टू बोल सकते हैं x1 प्लस z बट्टा क्या बोलेंगे 2। अब x2 का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है कितना जी 7 हो गया, x1 मालूम है कितना 3 हो गया, और यहाँ z तो z ऑलरेडी है, और बट्टा में यहाँ पे क्या होगा 2। देखिए z ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ भी ये z लिखा हुआ है, ये नहीं कि 2 पढ़ लेना है। इसका जैसी गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर 3 प्लस z होगा। 3 को आप इधर ले आइए, जैसे ही लाएंगे 14 माइनस 3 z बचेगा, जैसे कीजिएगा 11 z हो गया। आपका क्या आ गया z का वैल्यू 11 हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस अगला कीजिए आप। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं y2 इक्वल टू फार्मूला बोल सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे y1 और प्लस यहाँ पे है कौन s है, और बट्टा क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए y2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, और y1 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, प्लस s तो s हो गया और ये क्या हो गया 2। जैसे इसका आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कंडीशन आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 7 दूना 14 बराबर आपका 4 प्लस s होगा। 4 को इधर भेज दीजिए, 14 माइनस 4 बराबर s होगा, यानी 10 बराबर s हो गया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः r का निर्देशांक जो निकल के आया डूबा कटोरा बच्चे, ये आपका निकल के आ गया कितना भाई, तो बोल सकते हैं 11,10। यहाँ पे लिखेंगे 11,10 और यही आपको निकालना था। दिस इज योर आंसर। चलिए अगले टाइप में आते हैं, टाइप नंबर 5 में बहुत ही क्वेश्चन शानदार देखेंगे कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -2 को बिंदु -3, 4 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि मान लीजिए कि ये आपका रेखाखंड हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट जिसका डिनोट कर दिया मैंने A किया और इसका क्या किया B, कि AB जो लाइन है रेखाखंड है इसको 3 बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट एक और ले लिया, जैसे कि यहाँ पे P हो गया और एक और मैंने ले लिया क्या R। तो ये यानी यहाँ से जो डिस्टेंस यानी AP का होगा वो PR का होगा, वही आपका क्या होगा RB का होगा। यानी यहाँ पे मान लेते हैं अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और जिसमें यहाँ पे दे दिया है A का कोऑर्डिनेट 1 - 2 हुआ और B का दे दिया -3, 4, तो आपसे पूछेगा कि P का क्या हुआ और R का क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर बराबर बोला है तो मान लीजिए कि A भी 1 था, A भी 1 था, A भी 1। क्लियर है यहाँ तक। अब पहले अगर हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं, क्या मान लिया यहाँ पे मान लीजिए S और T मान लेते हैं और इसका हम मान लेते हैं क्या U और V मान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया
दिया गया है, क्या दिया गया है जी, ए बी है ना। मान लिया कि ए बी क्या है मेरा, दिया गया है ए बी। तो यहाँ पे मान लीजिएगा आप इस तरह से कि दिया गया 1, तथा -3, 4 से बने रेखाखंड को P, R 3 बराबर भागों में क्या करते हैं जी, बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले P का निर्देशांक याद करना है और किसका, R का। तो आप देख लीजिए P और R का याद करना है। तो P के लिए, तो P के निर्देशांक के लिए अगर देखा जाए, P के निर्देशांक के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा P के लिए यहाँ से यहाँ तक तो ये पता हो गया आपको कितना, 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया, 2। ये M1 हो गया और ये क्या हो गया, M2 हो गया। और ये तो पता ही है आपको बाबू, सुगा कटोरा, M1 यहाँ पे X1 और Y1 और X2 और Y2। तो P के निर्देशांक के लिए फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंत विभाजन सूत्र। कौन वाला, 21/12। तो जैसे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे चलेंगे S के लिए। तो S के निर्देशांक के लिए हम लोग चलेंगे क्या, M2X1 प्लस M1X2 बट्टा क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2। S के लिए जैसे चलेंगे M1, M2 का वैल्यू मिल गया 2 और X1 का वैल्यू यहाँ है 1 प्लस M1 1 मिल गया गुने X2 का वैल्यू कितना है, -3 बट्टा 1 प्लस 2 हुआ। S बराबर ये 2 होगा, -3 हुआ बट्टा ये क्या हो गया 3। S बराबर -1/3, S का निकल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे अगला T के लिए। तो T के लिए चलेंगे क्या, M2Y1 प्लस आप चलेंगे M1Y2 बट्टा M1 प्लस M2। अब T के लिए जैसे ही चलेंगे, M2 का वैल्यू 2 दिया गया, ये Y1 -2 हो गया, M1 1 हो गया और ये Y2 4 हो गया बट्टा 1 प्लस 2 हो गया। T के लिए अगर चला जाए -4 और ये आपका +4 और बट्टा 3 होगा, T बराबर 0/3 यानी T का वैल्यू क्या, 0। तो P का निर्देशांक निकल गया, P का निर्देशांक आपको निकल गया, क्या निकल गया, आप बोलेंगे -1/3, 0। सेम प्रोसेस करेंगे हम किसके लिए, R के निर्देशांक के लिए। तो R के निर्देशांक के लिए कंडीशन देखिएगा, हमको चलना पड़ेगा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया M1 जो कितना हो जाएगा, 1 और 1 मिलके कितना, 2 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये चलेंगे तो ये M2 हो गया, तो कितना होगा, 1। अब यहाँ से चलेंगे U के लिए, किसके लिए चलेंगे, U के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे फिर चलेंगे तो यानी कौन वाला फार्मूला, सेम फार्मूला लिखेंगे, 21 से 12 और फिर चलेंगे आपको 1 और X2 बट्टा M1 प्लस M2। अब U के लिए जैसे ही चलेंगे तो अब M2 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया और गुने X1 का वैल्यू 1 हो गया, फिर M1 का वैल्यू 2 हो गया और X2 का वैल्यू -3 हो गया। इसका करेंगे तो 2 + 1। U के लिए जैसे ही चलेंगे 1 होगा, इसका करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और बट्टा ये कितना 3 घटेगा तो U बराबर -5/3 होगा। अब चलेंगे V के लिए, तो V के लिए चलेंगे तो सेम फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ Y1 और Y2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो यानी M2 का वैल्यू 1 हो गया, Y1 का वैल्यू -2 हो गया, प्लस इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने इसका करेंगे तो 4 होगा, बाई 2 + 1 होगा। तो V बराबर इसका करेंगे -2
इसका करेंगे 8/3 होगा। अब ये साइड लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और बट्टा कितना 3, काट दीजिए, क्या आ गया 2। तो यानी हम P के निर्देशांक नहीं बल्कि R का निर्देशांक लिख सकते हैं, कितना -5/3 और कॉमा 3। यही हो गया आपका R का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए मिस्टेक से आपको लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए 2 होगा, -5/3 कॉमा 2 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 6 में त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया गया है, AB और C के निर्देशांक भी आपको दिया गया है, -2 और 3, 4 और 5 और 12 और 1 है। यदि BC का मध्य बिंदु यहाँ पे बोला है कि D है, तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करिए। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ऐसा है, एक मैंने त्रिभुज बना दिया यहाँ पे, जिसका नाम हमने दे दिया AB और C। अब क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि AD जो है ना BC का, यहाँ पे क्या है माध्यिका ऐसा। तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, कितना दिया गया है -2,3 हो गया, B का 4,5 हो गया, C का 12,1। ये आपका D है जो मध्य बिंदु हो गया है ना जी। यहाँ पे बोल दिया क्या है मध्य बिंदु है हो बाबू। जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से मान लीजिए कैपिटल X और कैपिटल Y हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। अब यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला लगाकर आप क्या कर लीजिए निकाल लीजिए। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैपिटल X = x1 + x2 अब बटा क्या होगा 2। तो यहाँ से जैसे ही चलेंगे तो 4 + 12 अब बटा 2 यानी 16/2, तो काट देंगे कितना गया 8। उसी प्रकार कैपिटल Y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यानी हो जाएगा आपका 5 + 1/2, y = 6/2, काट दीजिए कितना आ जाएगा 3। इसका कोऑर्डिनेट 8, क्या गया 3। AD की लंबाई आपको पूछा है, तो AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए ना। तो डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे हम बना दिया। AD की लंबाई के लिए हम क्या सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, तो √अंडर हम बोलेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया AD की लंबाई। आप बताइए इसमें किसी को मान लीजिए ना, ये मान लेते हैं किसी को मान लीजिए, तो मान लेते हैं यही है, तो 8 में से घटा दीजिए। मान लीजिए ये x2 है और ये क्या है x1, तो 8 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर होगा +3 - 3 का होल स्क्वायर। जैसे ही करेंगे 8 × 2 = 10, 10 का है ये 100, नहीं तो आप लिख लीजिए ऐसे कितना का होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 0 यानी 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 10, यानी 10 यूनिट आपका हो गया इसका AD की लंबाई। यहाँ पे लिख देंगे अतः AD की लंबाई कितना हुआ जी 10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए टाइप नंबर 7 में देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि ABC को दो निर्देशांक जिसमें A और B के निर्देशांक क्रमशः दिया गया 3, -4 और 12, -5 है, और त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक भी दे दिया 8, -9 है, तो त्रिभुज के शीर्ष C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे तो कुछ नहीं, बहुत ही इजी है। पहले आप डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम हमने बना लिया इस प्रकार, A नाम दिया, B दिया और C। A का यहाँ पे दे दिया है जी 3, -4 हो गया और B का बोल दिया 12, -5। ये C मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसको x1 और y1 और इसको मान लिया x2 और y2 और इसको मान लिया x3 और y3 और इसके सेंटर यानी केंद्र का यहाँ पे जो इसको मान लेते हैं हम G, यहाँ पे वैल्यू दे दिया कितना आपका दिया गया है 8, -9 जो कैपिटल X और कैपिटल Y का रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा, माना कि त्रिभुज ABC में C के C शीर्ष के निर्देशांक C के निर्देशांक x3 और y3,
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता था 3, और इसका वैल्यू देल है बंधु, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, बराबर x1 बोलिए 3 होगा, x2 कितना 12 होगा, ये आपको पता नहीं है, बटा कितना 3, तो 8 की 24 बराबर 12 और 3 15 प्लस x3 होगा, इधर भेज दीजिए 24 माइनस 15 और ये क्या हुआ x3, तो यानी जैसे इसका करेंगे 14 में से 5 गया 9 बचा, है ना 9 5 14, ये क्या हो गया आपका x3 का भाई, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर y इक्वल टू बोलेंगे कैपिटल Y x1 प्लस y1 प्लस y2 और बटा क्या होगा y3, बटा कितना हुआ 3, और इसका वैल्यू दिया गया कितना -9 बराबर, आप यहाँ चलेंगे -4 और यहाँ पे -5 और प्लस y3 होगा, y क्या होगा 3, तो 9 तिया -27, इसका करेंगे तो -4 और -5 और प्लस y3, चलिए तो यानी -27 हो गया, और ये करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा माइनस में प्लस y3, आप ये साइड ले आइए, -27 और प्लस 9 बराबर y3, तो हटा दीजिए, तो यानी 17 में से 9 गया 8 यानी 18 हो गया, किसमें माइनस में, आपका निकल गया C शीर्ष के निर्देशांक, C शीर्ष के निर्देशांक जो हो गया वो आपका हो गया क्या, तो हम बोलेंगे 9 -18, यही हुआ आपका आंसर, देख लीजिए। क्वेश्चन, उस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक याद कीजिए जिनकी भुजाओं का मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिया गया है 3,3, 1,4 और दिया गया है 2,1 है। तब पूछा है यहाँ पे कि त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि एक त्रिभुज मैंने बना लिया जिसपे यहाँ पे इस तरह से A, B और C, अब यहाँ पे इनके मध्य बिंदु, तो मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ पे ऐसा हो गया, अब मध्य बिंदु D, E और F मान लिया, जो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया, तो मान लीजिए 3,3 हो गया, और ये E का कोऑर्डिनेट 1,4 हो गया, और F का मान लीजिए 2,1 हो गया। तब पूछा है कि शीर्ष यानी A, B, C का क्या होगा, तो मान लीजिए ये x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया, और इसको x3, y3 होगा। तो ऐसा करते हैं, जब मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है तो पहले आप AB में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया गया है त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु कौन मान लिया DEF के निर्देशांक क्रमशः 3,3, 1,4 और 2,1 है, क्लियर है। अब यहाँ से जैसे ही चलेंगे बाबू, तो आप देखिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 बराबर हम लिख सकते हैं कितना 2 लिखेंगे, तो x1 प्लस x2 बराबर क्या मिल गया 4, लेटेस्ट इक्वेशन। उसी प्रकार y1 प्लस y2 बट्टा 2 बराबर लिख सकते हैं कितना 1, तो y1 प्लस y2 बराबर मिल गया आपको 2, इक्वेशन क्या मिला 2। फिर आप यहाँ से चलिए इसमें, तो जैसे ही चलेंगे तो x2 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यानी x2 प्लस x3 बराबर 3 दूना 6, क्या मिला 3। सेम आगे चलिएगा तो y2 प्लस y3 बट्टा 2 मिलेगा, बराबर फिर मिलेगा कितना 3, तो y2 प्लस y3 बराबर फिर मिला आपका 6, तो ये इक्वेशन क्या बना 4। आगे चलते हैं, अब इस लाइन में देखिए तो बोल सकते हैं x1 प्लस x3 बट्टा 2 बराबर बोलेंगे 1, तो x1 प्लस x3 बराबर 2, इक्वेशन आपको मिला क्या 5। फिर चलिएगा तो y1 प्लस y3 अब बट्टा में 2 बराबर आप क्या लिखेगा 4 लिखेंगे, तो यानी y1 प्लस y3 बराबर 4 दूना 8, इक्वेशन क्या मिला 6, क्या मिला 6। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब ऐसा मिल गया तो
तो अब हमको निकालना है सभी का वैल्यू। तो ऐसा करते हैं कि x1 वाला y1 वाला को यानी अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए इसमें भी x, इसमें भी x और इसमें भी x। करंट किस किस में आया? 1, 3 और 5। तो समीकरण यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1, 3 और 5 को जोड़ने पर ऐसा करते हैं क्या मिलेगा आप ही बताइए? x1 प्लस x2 प्लस अगला फिर मिला क्या? x2 प्लस x3, फिर x1 प्लस x3 बराबर यहाँ मिला आपको कितना? 4 मिला, 3 मिला, नहीं 6 मिला और यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिला। यानी हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे? 4 प्लस 6 और प्लस क्या मिला? 2 मिला बराबर। देखिए x1 2 बार, x2 2 बार, x3 2 बार। तो यानी हम 2 कॉमन कर लिया तो मिला क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6 4 10 और 2 कितना हो गया? 12। 2 से इसको काट दीजिए के बार में। तो यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू मिल गया कितना जी? 6 मिल गया। अच्छा आप यहाँ से x3 का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से निकालने के लिए इतना का वैल्यू मुझे मालूम है। कितना मालूम है आप ही बताइए? 4 मालूम है। क्या मालूम है? 4। देखिए यहाँ x1 और x2 का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 4, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है इसलिए डायरेक्ट यहाँ बना रहा हूँ। 4 प्लस x3 बराबर 6। तो x3 बराबर क्या निकल जाएगा? 6 माइनस 4 यानी x3 का वैल्यू क्या निकल गया? 2 निकल गया। उसी प्रकार अगर इसको हम रख देंगे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों? x2 और x3 का वैल्यू यहाँ पे मालूम है कितना है? 6। तो 6 में से 6 गया तो x1 का वैल्यू मिल गया मेरा क्या? 0। अब x1 और x3 का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो x2 का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल जाएगा क्या? तो यानी हम बोल सकते हैं क्या? तो 6 में से 2 गया तो कितना निकल गया? 4। क्लियर है? तो आप यहाँ से बोलिए x1 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 0। अच्छा x2 का वैल्यू क्या निकल गया? 4 और x3 का वैल्यू क्या निकल गया? 2। सेम प्रोसेस अब हम करेंगे क्या? y के लिए। आ जाइए इस साइड, यहाँ चलेंगे तो यानी हम ऐड करेंगे किसको? 2 को और 4 को और 6 को। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ने पर। तो जैसे ही जोड़ेंगे क्या मिलेगा आप ही बोलिए? y1 प्लस y2 प्लस y3 और फिर मिलेगा y1 प्लस y3 बराबर। आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ जैसे अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आप बताइए? तो यहाँ पे आपका हो गया 2 रुपया। यहाँ कितना है? 2 और 6 कितना? 8 और यहाँ मिल गया 8। तो 8 8 कितना हो गया? 16। अब यहाँ पे देखिए y1 और y1 2 गो हो गया, y2 और y2 2 गो, y3 और y3 कितना? 2 गो। 2 कॉमन कर लिया तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 16। तो 2 से काट दीजिए कितना? 8। y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर मिल गया कितना जी? अब इतना का वैल्यू मालूम है बंधु कितना? 2। यहाँ से y3 का वैल्यू आप निकाल लीजिए 8। तो y3 बराबर 8 माइनस 2 तो y3 बराबर कितना गया? 6। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका वैल्यू मालूम है किसका? ये दोनों का। तो ये y1 का वैल्यू निकल जाएगा। यानी जैसे करेंगे तो y1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 8 में से 6 चला गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका वैल्यू 8 है तो यानी हम कह सकते हैं y2 का वैल्यू 8 में से 8 गया, क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप y1 का वैल्यू क्या आया जी? 2 आया। आगे y2 का वैल्यू क्या आया? 0 आया। नेक्स्ट अगला क्या आ गया? 6। अतः हम बोल सकते हैं अतः ए बी और सी के निर्देशांक हम बोलेंगे क्या? 0, 2, 4, 0 और 2, 6 होंगे। यही आपका हो गया आंसर। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
अपना